तो यूपी में एक लोकसभा और 2 विधानसभा की लड़ाई अब दिलचस्प हो चली है। दरअसल बीजेपी ने मैनपुरी से 2 बार सांसद रहे रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब डिंपल यादव के मुकाबले रघुराज शाक्य ताल ठोक रहे हैं। रघुराज शाक्य शिवपाल यादव के करीबी भी माने जाते हैं। वहीं अखिलेश ने नया दांव खेलते हुए चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक घोषित कर दिया, यानी शिवपाल के पाले में अखिलेश ने गेंद फेंक दी है। बीजेपी का दावा है कि नेताजी की सीट पर अब बीजेपी के विकास की जीत होगी। तो दूसरी ओर आजम के गढ़ यानी रामपुर में बीजेपी ने आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया। आकाश भी रामपुर लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं अगर बात खतौली की करें तो बीजेपी ने पूर्व एमएलए विक्रम सिंह की ही पत्नी राजकुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया और जयंत चौधरी ने आरएलडी की ओर से मदन भैया को मैदान में उतार दिया, जिस पर पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। इसी पर महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए विस्तार से रिपोर्ट। मैनपुरी की जंग, वोटर किसके संग? मैनपुरी तो हमारे लिए आजमगढ़ और रामपुर की तुलना में ज़्यादा सरल सीट है और वहाँ हम 2 विधानसभा सीटों में जीते हुए हैं और 3 विधानसभा सीटों में से ऐसी सीटें हैं जिसमें हम कड़ी टक्कर देने का काम सपा को ये विधानसभा चुनाव में किए थे। लोकसभा चुनाव में लोग जानते सपा को वोट देने का मतलब है कि कुएं में डाल देना, बर्बाद कर देना। नेताजी की सीट बीजेपी करेगी बीट। मैनपुरी की जनता भी उत्तर प्रदेश की पूरे प्रदेश की जनता की तरह भाजपा को आशीर्वाद देगी और योगी जी के और मोदी जी के साथ खड़ी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। विरासत का पासा डिंपल से आशा। नेताजी के प्रति और नेताजी के प्रति जो भावना है वो यही है कि सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए यही होगी कि सबसे अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी जीते। मैनपुरी में चलेगा रामपुरी फॉर्मूला। शिवपाल सिंह का शिष्य हूँ और गुरु चाहता का हमारा चेला आगे बढ़े शिष्य। जब मतदान होगा तो कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हो रहा है उसी तरह से मैनपुरी में बदलाव होगा। कमल का फूल खिलने जा रहा है। देखिए शिवपाल यादव जी अखिलेश के साथ तो नहीं है, शिवपाल जी उनके साथ नहीं है, नॉमिनेशन के अंदर भी साथ नहीं थे। तो यदि उनके साथ नहीं तो किसके साथ होंगे? मुकाबला तो भाजपा सपा के अंदर ही है। आजम के गढ़ की लड़ाई विकास पर आई। इतना कहूंगा कि आजम चैप्टर क्लोज हो चुका है। मुजरिमों की कोई बात नहीं होगी, या सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात होगी और विकास की बात। आप अपनी जीत कितने सुनिश्चित करते हैं? मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और वो पूरा देश देगी। खतौली में उपचुनाव, आरएलडी में बगावत। यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जिसने राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो और जो यहाँ मेहनत कर रहा हो। उस लोकल आदमी को किसी को भी कुछ चुनाव लड़ाएं, बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं हो। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हरीश चंद्र श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयेंद्र प्रताप हैं, प्रवक्ता सुभाषपा, इसके अलावा रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार से हम आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड में आप सभी अपनी अपनी बात रखिए। शुरुआत हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से करते हैं। हरीश चंद्र जी, बहुत बड़ी बात क्या बीजेपी नहीं कह रही, आप कह रहे हैं कि मैनपुरी को जीतना आजमगढ़ और रामपुर से भी आसान होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि सपा का ना सिर्फ मैनपुरी गढ़ बल्कि तो घर की सीट मानी जाती है उनकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी की सरकार ने जन जन के खुशहाली और समृद्धि के लिए काम किया है और इस बात को बहुत तहे दिल से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता है और देश सम्मानित जनता मानती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल निशान के साथ देश और प्रदेश की जनता खड़ी है। मैनपुरी सीट की पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज शाक्य जी बड़े मतों से भारी विजय दर्ज करेंगे। आप आने वाले दिन में 8 दिसंबर को जब
ये मतपेटियां खुलेंगी। ठीक है हरिश्चंद्र तब जी, आप 30 सेकंड पूरे, और आपने एक चुनावी दावा यहां पर भी किया है कि बड़े मतांतर से आप जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत होगी। रुक करते हैं राजकुमार भाटी जी का। राजकुमार भाटी जी, 30 सेकंड के अंदर ये मैनपुरी में किसने दांव चला है? ये चाचा का साइलेंट स्ट्रोक किसको कहा जाना चाहिए, या फिर अखिलेश यादव ने यहां कोई खेला किया है? स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम डाल दिया गया शिवपाल यादव का। नहीं, शिवपाल यादव जी पिछले आम चुनाव में भी स्टार प्रचारक थे, और मैनपुरी का जो चुनाव है, उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का, वो माननीय नेताजी की मृत्यु के बाद चुनाव हो रहा है। ये उन्हें उनकी श्रद्धांजलि के लिए चुनाव होगा, और मैनपुरी की जनता इतनी कृतज्ञ नहीं है कि अपने नेता के लिए, जिन्होंने लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा की और क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए विकास के, उस नेता के प्रति कृतज्ञता करेगी। जो नेताजी के वारिस के रूप में डिम्पल यादव जी को समाजवादी पार्टी ने वहां पर उतारा है, तो मैं समझता हूं कि मैनपुरी की जनता उन्हें भारी वोटों से चुनाव जिताएगी। और इसी तरह खतौली का चुनाव भी इस बात का जनमत संग्रह होगा कि वहां जो उनके विक्रम सैनी जो विधायक थे, वो दंगे में दोषी पाए गए, सजा हुई है। ठीक है राजकुमार जी, तो 30 सेकंड पूरे, आगे हम विस्तार से आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपने कहा कि मैनपुरी में भी सपा जीतेगी, और ये एक रेफरेंडम की तरह होगा खतौली उपचुनाव की। विक्रम सैनी जो कि बीजेपी के थे और वो इस वक्त जेल में है, उन्हीं की पत्नी को टिकट दिया गया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जयंत प्रताप हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता। जयंत जी, 30 सेकंड के अंदर, आप भी सपा के साथ अलायंस में रह चुके हैं, अब अलग अलग है रास्ते, प्रसपा भी साथ आई सपा के, अब इस दाव को आप किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ तो शिवपाल यादव नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे, दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सपा ने उनका नाम डाल दिया है, चुप्पी साधे हैं शिवपाल। जी, मैं यहाँ पे अपनी पार्टी की बात करूँगा, क्योंकि हमारी पार्टी एक त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है पूरे चुनाव को। और यहाँ पे अगर आप जैसे शुरू में कहा कि ये सपा का गढ़ है, तो मैं बता दूँ ये सपा, भाजपा, बसपा या किसी का गढ़ नहीं है, ये जनता का गढ़ है। जनता कौन सी, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे कश्यप समाज की 9% भागीदारी है, पाल समाज की 2% है, प्रजापति समाज की 3% है, भोजी समाज, बंजारा समाज, लोधी समाज। तो यहाँ पे जिन जातियों को अभी तक सरकार या प्रशासन में कोई अधिकार नहीं मिल पाया, जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, हम उनके लिए उतरे हुए हैं चुनाव मैदान में। और अगर हम देखें एक तरह से वोट बैंक की जो राजनीति गिनवाई जा रही है पिछले 8 दिनों से कि 30% ये, 22% वो, तो लगभग 50-52% बैठता है। बाकी आप 48% पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है कोई भी राजनीतिक दल? तो हम उसके लिए आए हैं, और जो वंचित या शोषित लोग हैं इन जातियों में भी 30 और 20-50% उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उस पर हम फोकस रखेंगे। वहां पर सुभाषपा अपने आप को कहां देखती है? क्योंकि आप सपा के साथ अलायंस कर चुके हैं, उनकी रणनीति को समझते हैं, इसीलिए मैंने आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानी। लौटेंगे, लेकिन रुक करते हैं। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। मनीष गुप्ता जी, वही सवाल आपसे कि क्या ये चाचा का साइलेंट दांव है मैनपुरी सीट पर, या अखिलेश यादव का स्टार दांव है? देखिए, बहुत रोचक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ उन्होंने एक शाक्य व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बना दिया है मैनपुरी का, जिससे कि शाक्य वोटों में सेंध लगाई जा सके, और डिम्पल को यादव वोटरों का प्रतिनिधि बनाकर उतार दिया है। लेकिन शिवपाल के सहारे भाजपा चाह रही है कि यादव वोटरों का बंटवारा हो, और रघुराज साक्य जैसे किद्दावर नेता को उतारा है, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। यानी अगर कायदे से देखा जाए, अखिलेश यादव जी का टैग हटा दें तो डिम्पल यादव से बड़े कैंडिडेट हैं, भारी कैंडिडेट हैं रघुराज साक्य। तो बेहद रोचक मुकाबला होने जा रहा है। इधर खतौली में मदन भैया के आने से मामला रोचक हो रहा है। ये आने की बात है कि वास्तव में टिकट ले पाएंगे या कहीं इसमें कोई बैकड्रॉप तो नहीं हो जाएगा। ठीक है मनीष गुप्ता जी, फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त खत्म, और अब विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सवाल राजकुमार भाटी जी आपसे। आपने कहा था कि नेताजी की विरासत के तौर पर, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर डिम्पल यादव वो चेहरा मैदान में आ चुका है, और वो अब प्रत्याशी हैं, और सभी लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। आपने तो अपनी तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम डाल दिया, नॉमिनेशन में तो वो पहुंचे नहीं। तो अब बता दीजिए कि आपके स्टार प्रचारक शिवपाल यादव डिम्पल यादव के लिए चुनाव प्रचार कब से कर रहे हैं? वो कार्यक्रम भी तो बन गया होगा अभी तक। नहीं, देखिए, इन बातों की घोषणा प्रवक्ता नहीं किया करते, ये तो माननीय शिवपाल यादव जी से ही आपको पूछना पड़ेगा। नहीं, तो पार्टी तय करेगी ना, पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बनाया, पार्टी और संगठन तय करते हैं ना कि कहाँ जनसभा करनी है, कहाँ डोर टू डोर कैंपेन करना है। ये प्रचारक थोड़ी तय करता है राजकुमार जी। स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम आते ही उनके प्रचार का क्रम शुरू हो गया, उनका समय शुरू हो गया। वो चुनाव में रहेंगे, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। कब कहाँ सभा करेंगे ये तो कार्यक्रम घोषित होंगे,
लेकिन जो मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय नेताजी का लगभग 60 वर्ष का राजनीतिक कार्यकाल एक शानदार कार्यकाल रहा। उनको अभी उनकी मृत्यु के बाद जिस तरह श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभी पार्टियों ने पार्टीगत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी अंत्येष्टि में पहुंचे, उनके उसके बाद अन्य संस्कारों में शामिल हुए। इस माहौल को देखते हुए और उनके कद को देखते हुए तो भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए था कि श्रद्धांजलि स्वरूप हम उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, नेताजी को हमारी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो क्योंकि पद की लालसा में रहती है, सत्ता की लालसा में रहती है, उन्होंने प्रत्याशी उतारा तो जनता की जिम्मेदारी बनती है। जनता, मैं पहले भी मैंने कहा था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि मैनपुरी की जनता इतनी कृतज्ञ नहीं है कि नेताजी के बाद पहला चुनाव हो रहा है और वो नेताजी के विरासत को न चुने। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि नेताजी उनके कद, उनके अनुभव को देखते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप भाजपा को अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारना चाहिए था। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, सपा तो चाह रही थी कि आप नेताजी के नाम पर उन्हें वॉकओवर दे दें, लेकिन आपने रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा और मैनपुरी सीट पर शाक्य वोटर्स जो हैं वो काफी अहम तादाद में हैं। दूसरी तरफ शाक्य जी को शिवपाल यादव का करीबी भी माना जाता है। ये कैसी रणनीति और चक्रव्यूह रचा है बीजेपी ने? देखिए, समाजवादी पार्टी इमोशनल कार्ड खेल करके सीट जीतना चाहती, क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं। और रहा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की वो सीट है, उनके प्रति सबकी श्रद्धा है। श्रद्धा अपनी जगह पे, अगर आज एक सच्चे जनप्रतिनिधि के प्रति अगर श्रद्धांजलि की बात कहें तो असली मायने में श्रद्धांजलि है कि उस क्षेत्र की जनता की खुशहाली और समृद्धि और विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी की सरकार काम कर रही है, जिसके लिए पहले ही आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दे चुके हैं, तो उनके कार्यों की जो देश की आवाम के लिए जो काम ठीक है हरीश चंद्र जी, आपने अपनी वजह स्पष्ट की कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने तो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आशीर्वाद दिया था और अपर्णा यादव भी जब भाजपा में शामिल हुई तो नेताजी का आशीर्वाद लिया था। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है आरएलडी के। माफी के साथ रोहित जी, मैं आपके पास थोड़ा देरी से आ रही हूँ। सवाल आपसे यही कि जो खतौली विधानसभा सीट है उस पर अभी से बवाल हो गया, उससे लेकर आरएलडी के अंदर कहा जा रहा है कि मदन भैया का नाम जैसे अनाउंस हुआ पार्टी के अंदर ही लोग जो है इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या उपचुनाव, अभी तो लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है आगे, उससे पहले ही उपचुनाव के दौरान पार्टी के अंदर कोई असहमति, नकारात्मकता या फूट जैसा माहौल है? देखिए आस्था जी, जब से मदन भैया का नाम घोषित हुआ है खतौली से, तब से भारतीय जनता पार्टी सांसें नहीं ले पा रही है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, उसको समझ में आ चुका है कि वो चुनाव हारने जा रही है, क्योंकि उपचुनाव सरकार का होता है और पूरी तरीके से भाजपा मैदान में नहीं है और सरकार खुद मैदान में है, जहां पे डीएम, एसपी, प्रशासन चुनाव लड़ना चाहता है। और जब से मदन भैया का नाम घोषित हुआ है, उनको समझ में आ गया है कि एक मजबूत कैंडिडेट है जो खतौली में भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक सोच रोहित है, जी, अभी तो वोट पड़े भी नहीं है, आपने तो अभी से ही प्रशासन, डीएम, एसपी सब पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। सपा पर भी तो यही सवाल उठते हैं कि हार के डर से क्या सरकारी मशीनरी को कोसना एडवांस में शुरू कर देते हैं? नहीं, देखिए आस्था जी, उपचुनाव के अंदर देखा गया है आजमगढ़ और रामपुर का जो उपचुनाव हुआ है उसमें किस तरीके से प्रशासनिक मशीनरियों का प्रयोग किया गया था। और उपचुनाव वैसे हमने तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी यही देखा था कि विपक्ष का यही आरोप था। उससे पहले जो देश में लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी हमने यही आरोप देखा, लोकसभा के उपचुनाव में भी यही देखा और अब यूपी के उपचुनाव में भी देख रहे हैं। अभी तो वोट पड़े भी नहीं है। नहीं, अब मुझे आस्था जी ये बताइए, अगर एक मजबूत कैंडिडेट हमने दिया है तो अब समस्या क्या है? आइए ना, दो हाथ। नहीं, मेरा सवाल यहाँ भाजपा को लेकर नहीं था रोहित जी, मेरा सवाल यहाँ पर खुद आरएलडी को लेकर ही था कि मदन भैया के नाम पर तो खुद आरएलडी में फूट पड़ गई, पार्टी के अंदर से विरोध का स्वर उठ रहा है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में कोई विरोध नहीं है, कार्यकर्ताओं का पूरा हक है अपने नेता से अपने विचार रखने का। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह पार्टी नहीं है जहां पे सिर्फ दो लोग पार्टी में जो भी डिसीजन दे देते हैं उसके बाद आप कार्यकर्ता अपने नेता से बात नहीं रख सकता। अगर किसी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत है, वो अपने नेता से बात कर रहा है, वो कोई विरोध नहीं कर रहा है, वो किसी तरीके का विरोध नहीं कर रहा है। आपको जितने भी राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, रोहित जी, आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी में कोई फूट नहीं है और ये सारी बातें पार्टी फोरम के अंदर ही है। लेकिन अक्सर हमने देखा है जब इस तरह के विरोध और असहमति के स्वर उठते हैं, जरूरत से ज्यादा गूंजते हैं, तो कई बार अपनी ही पार्टी को चुनाव में नुकसान भी हो जाता है। लेकिन जो आरोप आपने बीजेपी पर लगाया उसका जवाब हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से लेते हैं। हरीश चंद्र जी, कहा जा रहा है कि आरएलडी ने मदन भैया नाम के एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा है और इसीलिए आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सरकारी मशीनरी, डीएम, एसपी, उन्हीं के बल पर आप अब भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए,
पेट में दर्द तो आरएलडी कार्यकर्ताओं के हो रहा है, विरोध आरएलडी के कार्यकर्ता और नेता वहां के स्थानीय व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक राजकुमारी सैनी जी के रूप में एक जमीनी कार्यकर्ता जो वहां की खतौली की जन से जुड़ी हुई है। राजकुमारी सैनी जी कब से जमीनी कार्यकर्ता हो गई भाई? वो तो विक्रम सैनी जी की पत्नी है। वहां जहां तक मेरे संज्ञान में है हरीश जी, राजकुमार सैनी जी आपकी कब से कार्यकर्ता हो गई? उनको तो खाली विक्रम सैनी की पत्नी होने का अवार्ड दिया है आपने, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर विक्रम सैनी जी को कहीं ना कहीं दोषी पाया गया है और उसका अवार्ड आपने दिया है। रोहित जी शांत हो जाइए, जवाब दे रहे हैं हरीशचंद्र जी। हरीशचंद्र जी, यहाँ कहा जा रहा है कि विक्रम सैनी की पत्नी है, वो कहाँ जमीनी कार्यकर्ता है भाजपा की? और सपा तो ये भी कह रही है कि ये रेफरेंडम होगा इस सीट पर जो चुनाव है विक्रम सैनी पर बीजेपी के लिए। विक्रम सैनी की पत्नी होना क्या कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट? वो कार्यकर्ता नहीं है, वो जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। इसकी रोहित जी सर्टिफिकेट ना जो बात करते हैं परिवारवाद की, अब क्या हुआ? विक्रम सैनी की पत्नी को जब आप चुनाव में उतारते हैं तो परिवारवाद नहीं होता क्या? खतौली की जनता तो परिवारवाद की बात किया करते थे ना, आप ही बड़ी बड़ी बातें करते थे कि किसी भी नेता के परिवार वालों को टिकट नहीं दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी में। तो अब राजकुमारी जी को कैसे आपने टिकट दे दी? और जहाँ पे उनके पति खुद दोषी पाए गए हैं, कल राजकुमारी जी दोषी पाई जाएंगी तो उनके बच्चों को आप टिकट दे देंगे। फिर आप किस मुंह से बात करते हैं परिवारवाद की हरीशचंद्र जी? आस्था जी शांत हो जाइए, रोहित जी जवाब सुन लीजिए। बच्चों को बीच में मत घसीटिए, बच्चों को मत लाइए बीच में। हाँ हरीशचंद्र जी 10 सेकंड खत्म करिए, फिर मनीष गुप्ता। आरएलडी की बौखलाहट इसी बात में आप देख सकती हैं कि वो उनको धैर्य दूसरे का जवाब सुनने का नहीं है। ये आरएलडी की बौखलाहट बताती है कि इनका पूरा तब्बू करात वहां से उखड़ चुका है। ठीक है, रुक करते हैं मनीष गुप्ता का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। मनीष जी, आप मैनपुरी के मुकाबले को किस तरह देख रहे हैं? क्या ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है? क्या यहाँ कोई कांटे की टक्कर होने जा रही है? क्या ये एक बार फिर से चाचा भतीजे और उनके आपसी रिलेशन का एक तरीके से आप कह लीजिए कि लिटमस टेस्ट जो है उसके बाद खुलकर के चीजें स्पष्ट हो जाएंगी? देखिए, ये एक राजनीति का एक ऐसा अखाड़ा होने जा रहा है जो संभवतः शिवपाल यादव जी की सबसे पहले रणनीति क्लियर करेगा। अगर यहां से डिंपल यादव चुनाव हार जाती हैं तो समाजवादी पार्टी के खेमे में यह डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा कि अब शिवपाल यादव हमारी जरूरत बन चुके हैं। और अगर डिंपल यादव जी जीत जाती हैं तो शिवपाल यादव को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब वो अकेले यादव वोटों के सहारे ना रहकर अपना हिस्सा लेकर या तो भाजपा के साथ जाएंगे या खुलकर मैदान में आएंगे। जो अभी तक वो ना नुकुर, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ इधर कभी उधर कर रहे हैं, वो उन्हें दूर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर यहां से रघुराज सिंह साकित्य जो कि जातिगत आंकड़े कोई बहुत खिलाफ नहीं है उनके, ऐसे में अगर वो जीतते हैं तो भाजपा मैनपुरी की जीत को एक मनोवैज्ञानिक जीत दिखा देगी जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो। और वहीं अगर डिंपल यादव जी जीतती हैं तो समाजवादी पार्टी ये साबित करने में सफल रहेगी कि उत्तर प्रदेश के निजामों में अभी उनका भी नाम बराबर का है। वो आने वाले चुनाव चाहे 25 के हो या आगे हो, वो बराबर की टक्कर देंगे। तो इस तरीके से दुतरफा चुनाव है, कोई तीसरी पार्टी मुझे लगता है सीरियस कैंडिडेट उतारने वाली नहीं है। ऐसे में ये जानना बड़ा रोचक होगा। और ठीक ऐसे ये भी समझना होगा कि यादव वोटों में कितनी सेंध लगा पाएंगे शिवपाल जी, और वही उनके जिलाध्यक्ष कितने वोट ले पाएंगे। ये अलग बात है कि इसका क्लियर डिटर्मिनेशन होना संभव नहीं है। हमें कभी पता नहीं लगेगा। राजनीतिक विश्लेषक आंकड़े ला सकते हैं, लेकिन उन आंकड़ों पर क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगी ये तो नेता ही अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है मनीष जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो उपचुनाव चल रहा है विशेष तौर पर मैनपुरी के अंदर जो ये कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है, एसपी सिंह बघेल इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा पर लौटते हैं। का गठबंधन इनके साथ नहीं है और अब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी नहीं है जो मैनपुरी के लिए बहुत ही लोकप्रिय थे। डिंपल जी में और मुलायम सिंह जी में बहुत फर्क है। और शिवपाल को स्टार प्रचारक बनाया है, लग रहा है परिवार एकजुट हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पे? परिवार जब एकजुट था तब भी दिक्कतें आई है ना। 2019 की लोकसभा में परिवार एकजुट था, इसके बाद डिंपल जी, धर्मेंद्र जी और अक्षय यादव को चुनाव हारना पड़ा। चुनाव की पूर्व संध्या पर बना रहे हैं, यही उनकी बौखलाहट का प्रतीक है। अभी 7 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष यादव थे,
और अब आलोक शाक्य को बनाया गया। ये इस बात का प्रतीक है, जब आदमी अजय कहता है, किला कहता है, फिर छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रुक करते हैं राजकुमार भाटी जी का। आपने एसपी सिंह बघेल की पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा परिवार तो एकजुट 2019 के इलेक्शन से पहले भी था, लेकिन सबको हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो अक्षय यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हैं या डिंपल यादव हैं। और एक बार फिर से आप शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डालकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी की सीट, उनकी लीगेसी पे परिवार एकजुट होकर लड़ रहा है। नहीं, परिवार भी एकजुट है, समाज भी एकजुट है, पार्टी भी एकजुट है। मैनपुरी के चुनाव में हमें कहीं कोई संशय नहीं है, बिल्कुल भी। हम बहुत भारी वोटों से, बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी, राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में हैं, संग्राम में हैं, उनके सबका अपना अपना आंकड़ा है और सब अपना अपना प्रयास करेंगे, अपना प्रचार भी करेंगे, मुद्दे भी उठाएंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश भी करेंगे, गुमराह करने की कोशिश भी करेंगे। अब जिस तरह बघेल साहब और अभी गुप्ता जी ने तो एक नया ही थीसिस दे दी कि अगर वो चुनाव डिंपल यादव हारेंगी तो शिवपाल यादव का कद बढ़ेगा। शिवपाल यादव का कद कैसे बढ़ेगा चुनाव हारने से? शिवपाल यादव जी क्या, लेकिन राजकुमार भाटी जी, मैनपुरी और उसके आसपास के इलाकों में ये बात जरूर कही जाती है कि शिवपाल यादव से लोग जुड़ते हैं, उनके साथ एक सिंपैथी भी काम करती है कि देखो कितना बुरा हुआ इनके साथ में। वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं, और शिवपाल यादव के बिना, उनके समर्थन और उनके सहयोग के बिना यहां से चुनाव जीतना असंभव है, ये भी बात कही जाती है। मैं आस्था जी वही तो बात बार बार कह रहा हूँ कि शिवपाल जी का समर्थन भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। उनके समर्थन से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और जो आप बात उठा रही हैं कि जो हुआ वो इतिहास की बात हो चुकी है, अब उससे आगे बढ़ चुके हैं, कोई नहीं। और मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। जो यहाँ मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता उस बात को, माननीय नेताजी के नाम पर ये चुनाव हो रहा है। ठीक है। राजकुमार जी, आपको एक सेकंड रोकूंगी। एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है, और खबर ये है कि रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को मैदान में उतारा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे आसिम रजा, और आपको बता दें कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। राजकुमार भाटी जी, इससे आप कैसे समझाएंगे? क्या हार स्वीकार कर ली है एसपी ने? आसिम रजा को एक बार फिर से उतार रहे हैं, हार चुके हैं, पहले लड़ चुके हैं चुनाव। हाँ, जो प्रत्याशी एक बार नाकामयाब हो गया उसे दोबारा उतारना, हार स्वीकार करना होता है। नहीं, आकाश सक्सेना बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आजम खान को जिस तरह मामलों में सजा हुई है, उनको लग रहा है कि उन्होंने कड़ा मैसेज दिया है करप्शन के खिलाफ। देखिए, आजम खान साहब को फर्जी मामलों में फंसाया गया है, एक कानून का दुरुपयोग हुआ है, लोकतंत्र का दुरुपयोग हुआ है। ये भारत के संविधान पर, भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा है। जिस तरह से दुश्मनी निकाली गई है, जिस तरह से शत्रुता निकाली गई है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इससे जनता बहुत नाराज है। और जो लोकसभा उपचुनाव में, रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से पुलिस ने वहां चुनाव को डिस्टर्ब किया था, वोट नहीं पड़ने दिए गए थे। आजादी के इतिहास में सबसे कम मतदान रामपुर उपचुनाव में हुआ। क्यों हुआ? पुलिस डंडे लेकर गली के नुक्कड़ों पे खड़ी हो गई, महिलाओं तक पे लाठियां चलाई गई, वोट नहीं पड़ने दिया गया। अगर इस तरह का नंगा नाच करने का बीजेपी ने मन बना लिया है तो कुछ भी रिजल्ट हो जाए, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी तीनों सीटों पर, खतौली, रामपुर और मैनपुरी में भारी वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है, यानी घूम फिरकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगता है वही आरोप फिर से दोहराया जा रहा है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, यही बात रोहित अग्रवाल कह रहे थे और अब राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया, लाठियां चलाई गई, घरों से नहीं निकलने दिया गया, डीएमएसपी भाजपा कार्यकर्ता बन गए। 10 सेकंड और दे दें आप। 10 ठीक है, 10 सेकंड पूरी, 10 सेकंड, 1 मिनट हरीशचंद्र जी, 10 सेकंड पूरी कर लीजिए बात। राजकुमार जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सबके सामने है। आपने नहीं देखा क्या चैनलों पर? आपने वीडियो नहीं देखे? पुलिस लाठी चला रही थी। और इसका क्या कारण है कि आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, इस बार सबसे कम मतदान हुआ मैनपुरी में, उसमें सॉरी रामपुर में। इसका कुछ तो कारण होगा। बस इतना कहना चाहता हूं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, कम मतदान हुआ उपचुनाव के अंदर, उसकी भी जिम्मेदार सरकारी मशीनरी जिसका दुरुपयोग बीजेपी ने किया, ऐसा आरोप। ये तय मान के चलिए कि विपक्ष जब ये इस तरह का आरोप लगाता है तो वो अपनी हार को नैतिक रूप से वो स्वीकार कर चुका है। आप भी देखिए कि इसी तरह का आरोप, मैं पहले भी इन आरोपों के जवाब में इस बात को मैंने कोट किया है कि आजम खान साहब 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी तरह के
आरोप मढ़ रहे थे और सवेरे से माहौल बना रहे थे और 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। तब उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर के आपके चैनल पे आके माफी नहीं मांगी होगी कि हम गलत कह रहे थे। ममता दीदी पश्चिम बंगाल में इसी तरह का आरोप मढ़ रही है। सरकार बनने के बाद कभी नहीं कहा कि चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग केंद्र सरकार ने गड़बड़ कराया, नहीं कराया। तो इस तरह के आरोप जब ये लोग कमजोर अपने महसूस करते हैं, इनको लगता है कि जनता के बीच में इनको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो पहले से ही अपनी एक बचाने के लिए इस तरह की बातें कहने लगते हैं। अनेक बार प्रामाणिक तौर पर इनके ये आरोप। ठीक है, कुछ समय पहले इलेक्शन कमीशन ने भी सपा से रिपोर्ट मांग ली थी कि आप बताइए जरा कि किस किस विधानसभा से कितने हजार आपके वोटर्स काटे गए, लिस्ट दीजिए, लिस्ट। उसका क्या हुआ राजकुमार भाटी जी? इलेक्शन कमीशन को तो जवाब देना था सपा को। रुक जाइए, हरिश्चंद्र जी से जुड़ा हुआ सवाल मैंने पूछा राजकुमार जी से। समाजवादी पार्टी उसको जवाब दे रही है, प्रमाण के साथ बाकायदा वोटर लिस्ट सौंपी जा रही है, जिनमें पहले लिस्ट में नाम थे और दूसरी लिस्ट में नाम काट दिए गए। और ऐसे एक उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है। और ये भी किया है कि बूथ बदल दिए गए बिना बताए मतदाताओं को। जब वो वोट डालने गए बूथ पे, पर्ची में दूसरा बूथ लिखा हुआ था, और जब वोट डालने गए तो उनके वोट नहीं थे, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम थे, लेकिन बूथ दूर लगा दिए गए। तो इस तरह की धांधलियां हुई हैं, लगातार हम शिकायत कर रहे हैं। और ये चलती है, लोग मतलब लोगों के बूथ बदल दिए गए, ये उनको बूथ पर जाकर ही पता लगा। उसके बाद फिर वो दूसरे बूथ पर गए या नहीं राजकुमार जी, या वापस लौट आए या पहुंचने नहीं दिया पुलिस ने? आगे की कहानी क्या है? हाँ। आस्था जी, मैं दादरी विधानसभा क्षेत्र से खुद प्रत्याशी था। मेरे दादरी में पति का वोट एक बूथ पर, पत्नी का वोट 4 किलोमीटर दूर दूसरे बूथ पर। ऐसे दर्जनों उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ कर किया गया, गलती से हुआ, लेकिन हुआ ये। और क्या ये गलत नहीं है? क्या वो वोट पड़े होंगे फिर जब पति पत्नी दोनों एक बूथ पर जाएंगे? ठीक है राजकुमार जी, लेकिन फिलहाल ईसी ने जिस लिस्ट को मांगा है समाजवादी पार्टी से, वो मसला काफी गंभीर है। और वो लिस्ट जिसके लिए कहा गया था कि हर विधानसभा से हमारे 20 से 22 हजार वोटर काट दिए गए, हटा दिए गए, उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, वो लिस्ट अब सौंपनी है बतौर जवाब। देखना होगा, इंतजार रहेगा कि समाजवादी पार्टी इसका क्या जवाब ईसी को देती है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने बीच में आपको रोक दिया। उसके बाद मनीष गुप्ता। मैंने कहा कि राजकुमार भाटी जी जनप्रतिनिधि रहे हैं, वरिष्ठ लीडर है समाजवादी पार्टी के, लेकिन मुझे लगता है कि राजकुमार भाटी जैसे व्यक्ति को, गंभीर व्यक्ति को इस तरह के थोथे आरोप नहीं मरना चाहिए, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया साकार है। मतदान के ही दिन अगर सूची में लोगों के नाम इस तरह से गायब होंगे, उसी दिन वो वीडियो बना बना करके वायरल करने लगेंगे, चैनलों पर लेके जाएंगे। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग जो रिपोर्टर रहते हैं उनके पास पहुंच जाएंगे। ये संभव नहीं है इस तरह के तोते आरोप करना। ठीक है हरिश्चंद्र जी, तो आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि डिजिटल एज में इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों के वोट कटेंगे या बूथ बदलेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि लोग चुप हो जाएं, जबकि एक मोबाइल फोन सबके पास होता है, कनेक्टिविटी सबके पास होती है और सबको सही फोरम भी पता होता है और मीडिया की भी एक्सेस होती है। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये 3 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इससे क्या मैसेज बीजेपी 2024 के लिए देने की कोशिश कर रही है, और सपा खास तौर पे ऐसे वक्त में जब बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है सपा? देखिए, मैं समझता हूं बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि वो जो मुख्य चुनाव हो रहा है वो कौली और तीनों सीटें तो महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी यहां से जो गेन करके ले जाएगी, वो बीजेपी साबित करने के प्रयास में रहेगी कि हमारा 2.0 का जो कार्यकाल है वो ठीक चल रहा है। तो ऐसे में अब देखिए, एक तरफ तो ये खतौली की सीट पर इन सबसे प्रॉब्लम आ रखी है कि ये मदन भैया की टिकट फाइनली रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी वजह से। और अगर रही, इससे पहले भी मदन भैया लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। क्योंकि वो पहले खेकड़ा से लड़ते थे, खेकड़ा वाली सीट का परिसीमन हो गया, उनका वजूद वहां पे कम हो गया, इसकी वजह से चुनाव हार रहे हैं। अगर यहाँ मदन भैया चुनाव हारे तो मदन भैया का तो नुकसान होगा ही। जो इनकी जो पार्टी है आपकी आरएलडी, इनको भी ये मैसेज मिलेगा कि अब वो सिर्फ जाटों के नेता रह गए, क्योंकि मदन भैया गुर्जर जाति से आते हैं और वो गुर्जरों को साधने के लिए इस बार टिकट दिया है।
तो कुल ये मिलाकर इन इनका सभी सक्सेस होगा समीकरणों या और नहीं, बातों ये को पता ध्यान में रखकर हर सियासी पार्टी ने अपना अपना चक्रव्यूह बिछा दिया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मैनपुरी से वो ही जीतेगी, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। चूंकि नेताजी के बाद उनकी विरासत और उनके उत्तराधिकारी के रूप में बड़ा चेहरा डिंपल यादव आगे हैं, तो उनको रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी की ओर से टक्कर दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि रघुराज सिंह शाक्य प्रसपा खासतौर पर शिवपाल यादव के करीबी हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसके पीछे कोई साइलेंट दांव तो नहीं है चाचा का। लेकिन दूसरी तरफ पसोपेश की स्थिति में चाचा को भी डाल दिया गया है, जब सपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चाचा शिवपाल यादव का भी नाम आगे किया कि वो भी डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि कब से प्रचार करेंगे इस पर कोई स्पष्ट जवाब सपा नहीं दे पा रही है। बहरहाल मुकाबला दिलचस्प होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।